नमस्कार। तो आज हमारे सामने एक लिस्ट है और इसमें भारत के अलग-अलग राज्यों के जो लोक नृत्य हैं, उनके नाम हैं। पहली नज़र में देखें तो ये किसी जनरल नॉलेज की किताब का पन्ना लगता है, पर आज हम सिर्फ इस लिस्ट को पढ़ने नहीं वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन नृत्यों के पीछे मतलब कहानियाँ क्या हैं? ये हमें भारत के बारे में ऐसा क्या बताते हैं, जो शायद वो नक्शे या इतिहास की किताबें ना बता पाएँ? बिल्कुल। हर नृत्य आप कह सकती हैं कि एक तरह की टाइम मशीन है। वो हमें उस जगह के मौसम, फसलों, त्योहारों और लोगों की सोच में वापस ले जाता है। तो आज हम इस लिस्ट को एक गाइड की तरह इस्तेमाल करेंगे और भारत के कल्चरल डीएनए को उसकी धुन और ताल के जरिए डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए उत्तर भारत से शुरू करते हैं। लिस्ट में पंजाब का नाम आते ही मतलब मेरे तो दिमाग में ढोल की आवाज और बुर्रा की गूंज सुनाई देने लगती है। भांगड़ा और गिद्दा ये सिर्फ डांस नहीं है, ये खेतों में मेहनत के बाद जो फसल मिलती है ना, उसकी प्योर एनर्जी और खुशी है। सही कहा, ये एक तरह का सेलिब्रेशन है, जश्न है। लेकिन जैसे ही हम पंजाब से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की तरफ, माहौल एकदम बदल जाता है। यहाँ लिस्ट में कथक और रासलीला का जिक्र है। यहाँ ढोल की जोरदार थाप की जगह घुंघरुओं की बारीक आवाज है। तबले का एक डिसिप्लिन साथ है। कथक में कहानी कहने की कला है, मतलब हर चक्कर और हर इशारे का एक मतलब है। मतलब एक ही इलाके में दो बिल्कुल अलग मिजाज। एक तरफ वो खेतों की खुली ऊर्जा और दूसरी तरफ दरबार और मंदिरों की सधी हुई कला। और यही तो उत्तर भारत की खासियत है। ये विविधता सिर्फ पंजाब और यूपी तक ही नहीं है। आप देखिए, हरियाणा का जो फाग नृत्य है वो होली के रंगों और मस्ती से जुड़ा है। तो वहीं उत्तराखंड का छोलिया, जिसमें डांसर तलवारें लेकर नाचते हैं, वो एक तरह का मार्शल डांस है। अच्छा, मार्शल डांस। जी हाँ, ये पुराने जमाने में जो शादियों की बारात निकलती थी, उसको सुरक्षा देने की एक परंपरा से निकला है। मतलब एक ही इलाका, पर भूगोल और इतिहास बदलते ही डांस का पूरा कैरेक्टर बदल जाता है। उत्तर भारत की इस ऊर्जा और भक्ति से निकलकर अगर हम उस दिशा में चलें जहां सूरज सबसे पहले उगता है, तो पूर्वी भारत के रंग वो बिल्कुल अलग हैं। वहां की कला में जमीन और जंगल की एक अलग ही महक है। यहां लिस्ट में मैंने एक अजीब बात देखी। छऊ नृत्य झारखंड के सामने भी लिखा है और पश्चिम बंगाल के भी। मुझे लगा था कि ये शायद कोई गलती है। नहीं, ये गलती नहीं है, बल्कि यही तो संस्कृति की सबसे खूबसूरत बात है। इसमें एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। हम नक्शे पे राज्यों की लकीरें खींच देते हैं, पर संस्कृति वो इन लकीरों को नहीं मानती। छऊ जैसे नृत्य हमें याद दिलाते हैं कि भारत की असली पहचान इन पॉलिटिकल मैप्स में नहीं, बल्कि सदियों पुराने कल्चरल कॉरिडोर्स में बसती है, जो राज्यों के आर पार जाते हैं। अच्छा, तो ये एक ही डांस है जो अलग अलग जगहों पर होता है? हाँ, छऊ असल में एक बहुत दमदार मार्शल आर्ट पर आधारित डांस ड्रामा है। इसमें कलाकार बड़े बड़े शानदार मुखौटे पहनते हैं और पौराणिक कहानियों को दिखाते हैं। इसकी 3 मुख्य शैलियां हैं: झारखंड का सरायकेला छऊ, उड़ीसा का मयूरभंज छऊ और पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ। तीनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है, लेकिन आत्मा एक ही है, वीरता और अच्छाई की जीत। और असम का बिहू? इसी तरह असम का बिहू सिर्फ एक डांस नहीं है, वो असम की लाइफलाइन है। साल में 3 बार फसल के अलग अलग मौकों पर इसे मनाया जाता है और ये डांस लोगों का प्रकृति के साथ जो रिश्ता है उसे सेलिब्रेट करता है। ये दिलचस्प है कि कैसे एक डांस पूरे राज्य की पहचान बन जाता है। चलिए अब पश्चिम का रुख करते हैं। यहाँ तो मतलब नाम सुनते ही त्योहारों का माहौल बन जाता है। गुजरात का गरबा और डांडिया, नवरात्रि में तो लगता है जैसे पूरा देश एक बड़ा सा डांस सर्कल बन गया है। बिल्कुल। और गरबा सिर्फ डांडिया की खनक नहीं है, वो जो गोल घेरा बनाकर डांस किया जाता है वो जीवन के चक्र का प्रतीक है। उस घेरे के केंद्र में देवी की स्थापना होती है, जिसका मतलब है कि सब कुछ उसी एक शक्ति के इर्द गिर्द घूम रहा है। ये भक्ति का एक बहुत ही सोशल और एनर्जेटिक रूप है। और गुजरात के इस रंगीन माहौल के ठीक बगल में है राजस्थान, जहां घूमर का एक शाही अंदाज है, जिसमें एक ठहराव है, एक ग्रेस है। और दूसरी तरफ है कालबेलिया, जो सपेरा जनजाति की महिलाएं करती हैं। उसमें इतनी जबरदस्त लचक और फुर्ती होती है कि देखकर हैरानी होती है। और इन दोनों के बीच में है महाराष्ट्र की लावणी।
लावणी में अदा है, तीखे बोल हैं और ड्रामा है। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था। पुराने जमाने में तमाशा और लावणी के जरिए समाज और राजनीति पर ऐसी ऐसी चोट की जाती थी जो सीधे भाषणों से मुमकिन नहीं थी। बिल्कुल, ये एक तरह का सोशल कमेंट्री का माध्यम था। अच्छा, तो लावड़ी सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक तरह का सोशल कमेंट्री भी था। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये तो बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव है। जी हाँ, हर डांस अपने समाज का आईना होता है। कुछ में भक्ति झलकती है, कुछ में उत्सव और कुछ में समाज का दर्द और उसकी आवाज। अब उस इलाके की तरफ बढ़ते हैं जहां नृत्य सिर्फ कला नहीं बल्कि एक साधना है, दक्षिण भारत। लिस्ट को देखें तो लगता है जैसे शास्त्रीय नृत्यों का खजाना यहीं पर है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनी अट्टम। ये बात मुझे हैरान करती है कि दक्षिण भारत के इतने छोटे से हिस्से से इतने सारे शास्त्रीय नृत्य निकले हैं। ऐसा क्यों है कि यही क्षेत्र इस कला का इतना बड़ा केंद्र बना? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसकी एक बड़ी वजह है यहाँ की मंदिर संस्कृति। सदियों तक दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिरों ने इन कलाओं को पाला पोसा और कलाकारों को संरक्षण दिया। इन नृत्यों को पूजा का एक अंग माना जाता था। चलिए, यहाँ के दो बिल्कुल अलग अंदाज के नृत्यों को समझते हैं। एक तरफ है तमिलनाडु का भरतनाट्यम, जो मंदिर की मूर्तियों की तरह सटीक, डिसिप्लिन्ड और ज्योमेट्रिक है। हर मुद्रा का एक गणित है, एक शास्त्र है। जैसे आपने त्रिभंगी मुद्रा का जिक्र किया था। बिल्कुल। त्रिभंगी का मतलब है शरीर को 3 जगहों से गर्दन, कमर और घुटने से मोड़ना, जिससे एक बहुत ही सुंदर लहर जैसी एस शेप की आकृति बनती है, ठीक वैसी ही जैसी हमें पुराने मंदिरों की मूर्तियों में दिखती है। अब भरतनाट्यम की इस प्रिसिजन के बिल्कुल उलट है केरल का कथकली। कथकली, जिसके कलाकारों के चेहरे हरे और लाल रंगों से पुते होते हैं। भाई, कथकली एक तरह का डांस ड्रामा है। यहाँ कलाकार घंटों लगाकर मेकअप करते हैं ताकि वो इंसान नहीं बल्कि देवता या राक्षस दिखें। और उनकी सिर्फ आंखों के इशारे, भौहों का उठना गिरना और होठों का फड़कना ही पूरी कहानी कह देता है। तो एक में मूर्तिकला जैसी शुद्धता है तो दूसरे में महाकाव्यों जैसी नाटकीयता। कमाल है, एक ही कला के दो कितने अलग चेहरे। अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, पूर्वोत्तर भारत। यहाँ के नृत्य देखकर लगता है जैसे ये सीधे वहाँ के पहाड़ों, जंगलों और नदियों से निकले हैं। बिल्कुल, यहाँ की कला प्रकृति और समुदाय के ताने बाने में बुनी हुई है। पूर्वोत्तर में तो हर समुदाय का अपना एक अलग नृत्य है। हम सबकी बात तो नहीं कर सकते, पर चलिए 2 ऐसे नृत्यों को समझते हैं जो वहाँ के जीवन को सबसे अनोखे तरीके से दिखाते हैं। जैसे मिजोरम का चेराओ, जिसे बैम्बू डांस भी कहते हैं। मैंने वीडियो में देखा है। वो बहुत मुश्किल लगता है। मुश्किल और उतना ही खूबसूरत। मैंने एक बार मिजोरम में चेराव नृत्य लाइव देखा था। जमीन पर रखे बांसों के टकराने की वो क्लैक क्लैक आवाज और नर्तकों के पैरों की फुर्ती, उस तालमेल में जो रोमांच है वो वीडियो में कभी महसूस नहीं हो सकता। वो सिर्फ एक डांस नहीं है, वो टीम वर्क, प्रिसिजन और आपसी भरोसे का एक पार्ट है। जरा सी चूक और पैर बांसों के बीच आ सकता है। और दूसरा कौन सा नृत्य है जो यहाँ की आत्मा को दिखाता है? मेघालय का वांगला, इसे 100 ड्रमों का त्योहार भी कहते हैं। सोचिए, फसल कटने के बाद पूरा गांव इकट्ठा होता है और 100 ढोल एक साथ एक ही लय में बजते हैं। वो आवाज सिर्फ संगीत नहीं होती, वो उस जमीन, उस सूरज और बारिश के लिए एक धन्यवाद है जिसने उन्हें फसल दी। यहाँ का हर नृत्य किसी न किसी वजह से होता है। शिकार में कामयाबी के लिए, अच्छी बारिश के लिए, या बस एक साथ होने की खुशी के लिए। तो पंजाब के खेतों की ऊर्जा से लेके केरल के मंदिरों की साधना तक, और गुजरात के उत्सवों से लेके मिजोरम के बांसों के तालमेल तक, ये सिर्फ डांस की एक लिस्ट नहीं थी। ये तो पूरे भारत की भावनाओं का एक नक्शा था। बिल्कुल। और इस चर्चा से सबसे बड़ी बात ये निकलती है कि भारत की एकता किसी एक रंग या एक सुर में नहीं है, बल्कि इन हजारों अलग अलग रंगों और सुरों के एक साथ होने में है। हर राज्य की अपनी एक धड़कन है जो उसके डांस में सुनाई देती है। ये नृत्य सिर्फ कला नहीं, यह हमारा चलता फिरता जीता जागता इतिहास है। और मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ के जाना चाहती हूँ। हमने देखा कि ये नृत्य राज्यों की सीमाओं में लिस्ट किए गए हैं, पर क्या वाकई कला किसी सीमा को मानती है, या ये वो धागे हैं जो इन लकीरों के आर पार जाकर लोगों को जोड़ते हैं? और ये भी सोचिएगा कि आज जो हम डांस कर रहे हैं, चाहे वो शादियों का बॉलीवुड डांस हो या कोई और नया स्टाइल,
क्या 50 साल बाद वो भी हमारी संस्कृति का एक ऐसा ही ज़रूरी हिस्सा बनकर किसी ऐसी ही लिस्ट में शामिल होगा?